अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली का निज़ाम आवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबके के लिए अब एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कल पेट्रोलियम डीलर की एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद अगले 15 दिन तक रोजाना की कीमतों के मैकेनिज्म को तजुर्बाती तौर पर जारी रखने का ऐलान हुआ, लेकिन साथ ही पेट्रोल पंप ओनर्स ने अपनी हड़ताल की कॉल वापस ना ली, जिसके नतीजे में आज मुल्क में कई पेट्रोल पंप्स खुले हैं और कहीं पर बंद हैं। यूं आज 23 जुलाई को भी हमने पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे लगातार तीसरे दिन महंगा होते देखा है। नई कीमतों के मुताबिक अब पेट्रोल 327 रुपये फी लीटर से ऊपर जा चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 375 से भी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। सिर्फ 3 दिन में डीजल को 21 रुपये महंगा किया गया, जबकि पेट्रोल भी 11.5 रुपये महंगा कर दिया गया है। 21 से 23 जुलाई के दौरान सिर्फ एक दिन पेट्रोल में 35 पैसे की कमी की गई, लेकिन ओवरऑल हम जब ट्रेंड देखते हैं तो वो मुसलसल इजाफे का ही रहा है। अगर गुज़िश्ता 6 दिन का हम जायजा लें तो डीजल तकरीबन 52 रुपये ऊपर जा चुका है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये से जायद का इजाफा हो चुका है। इस इजाफे का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, एग्रीकल्चर कॉस्ट पर पड़ रहा है, अशिया खुरनोश पर पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर पड़ रहा है और सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कराची पोर्ट पर पेट्रोल की बेस कॉस्ट तकरीबन 202 रुपये फी लीटर है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये के साथ इसमें फिर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये शामिल की जाती है और इसके बाद फिर कस्टम्स ड्यूटी तकरीबन 17 रुपये, इसमें तकरीबन 7 रुपये फ्रेट चार्जेस भी शामिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद ओएमसी का मार्जिन है 7 रुपये 87 पैसे। फिर उसके बाद बारी आती है डीलर मार्जिन की जो 8 रुपये 64 पैसे है, जो अभी मजीद बढ़ने जा रहा है। इस तरह फी लीटर पेट्रोल पर 126 रुपये के करीब टैक्सेस और मार्जिन मौजूद हैं। अब इन सब टैक्सेस, मार्जिन और कॉस्ट को मिलाने के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 327 रुपये से भी ज्यादा बनती है, जो आप, मैं और हर एक सारिफ अदा करता है। अब इसके बाद भी हर पेट्रोल पंप पर आपको ये कीमत नहीं मिलती, बल्कि हर जगह हुकूमती नोटिफिकेशन से हटकर कहीं 1 रुपये, कहीं 2 रुपये और कहीं 3 रुपये का भी फर्क है और ये इजाफी लिए जाते हैं। फिर शहर के साथ साथ हाईवे पर ये 4 से 5 रुपये का फर्क नजर आता है, जिसका हुकूमती लेवल या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास कोई जवाब नहीं है। अवामी मसाइल एक तरफ, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपनी मुश्किलात को और मुतालबात की सूरत में हुकूमत तक पहुंचाती हैं। फिर उसमें सर फहरिस्त उनके शदीद माली मुश्किलात भी हैं, जिसकी एक वजह हुकूमती निज़ाम भी है। फिर ये जो एसोसिएशन है, इनके मुताबिक हुकूमत के ज़िम्मे उनके 66 अरब से भी ज़ायद के जो वाजिबात हैं वो अभी तक अदा नहीं हुए, जबकि मार्केटिंग मार्जिन भी 2023 से उनका नहीं बढ़ाया गया। अब एसोसिएशन ये कहती है कि इस सूरत हाल से छोटी कंपनीज मार्केट से बिल्कुल बाहर हो सकती हैं। फिर पेट्रोल पंप मालकान रोज़ाना कीमतों के निज़ाम को मुस्तरद करते हुए दोबारा माहाना या 15 रोज़ा कीमतों का मुतालबा कर रहे हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ है कि रोज़ाना कीमत तब्दील होने से हिसाब किताब के साथ स्टॉक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है, जिससे उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। वो डीलर मार्जिन भी 8% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे फी लीटर पेट्रोल कीमत में तकरीबन 25 रुपये का इजाफा होने का इम्कान मौजूद है। अब इसके साथ ही पंप ओनर्स के मुतालबात में बैंक चार्जेस में कमी भी शामिल है और फिर स्मगलशुदा ईरानी फ्यूल के खिलाफ मौसर कार्रवाई भी शामिल है। मुल्क में माहाना तकरीबन 7 से 8 लाख टन तक पेट्रोल और डीजल की खपत है, इसलिए इस मामले की संगीनी हुकूमत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स और आवाम के लिए भी ज़्यादा अहम है। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, जो एक क्योस पिछले 2-3 रोज़ में पैदा हो चुका, इसके बावजूद भी पूरा का पूरा बोझ तो आवाम पर पड़ ही रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, हर रोज़ हम पेट्रोल बढ़ते देख रहे हैं। कल रात में इजाफा हुआ, परसों रात में इजाफा हुआ था, उससे पहले भी। ये अब रोज़ाना कीमत के तयन का मतलब ये था कि रोज़ ही कीमत बढ़ाई जाएगी? ये डेली प्राइसिंग का मैकेनिज्म बुरी तरह नाकाम हो गया है और इसको किसी स्टेज पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर कीमतें रात को बढ़ी हैं तो आप सुबह बैठ के दूध की कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे, सब्जियों की, फलों की, गोश्त की, ये दूसरे दिन सुबह नहीं हो सकेगा। और यही वजह थी कि हम उनसे कह रहे थे कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप वही 15 दिन का जो मैकेनिज्म है वो रखें। इन्वेंट्री से में भी इसमें प्ले अलाउंड होता है और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं ही नहीं कि उसको कंट्रोल कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर कीमतें बढ़ रही हैं या बढ़ने वाली हैं तो पेट्रोल पंप रोक लेते हैं 11 बजे से, वो नहीं देते कि ख़त्म हो गया, नया आने वाला है वगैरह करके, और उसके बाद 12 बजे के बाद वही इन्वेंट्री, वही स्टॉक जो है वो 400-500 रुपये फी लीटर बढ़ा के हैफ्टी प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो ये जो आपने कहा 5 दिन में हमारी 18 जुलाई को 5.44 रुपीज बढ़ी थी, फिर 22 जुलाई को 4 रुपये 93 पैसे बढ़ी थी, फिर 23 जुलाई को 6 रुपये 39 पैसे बढ़ी थी और इस तरह अब आज कीमत है 327 रुपये
12 पैसे का। तो ये इंक्रीज है सिर्फ 5 दिन के लिए। 3 बार जो कीमतें बढ़ी हैं वो मिला के 16 रुपए 76 की हो गई हैं। डीजल की कीमत 21 रुपए का इजाफा हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर आप इसका तजिया करें तो आपको पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत दरअसल 100 रुपए फी लीटर तकरीबन कम है। अगर आप इन पीडीएल को, क्लाइमेट सपोर्ट को, कस्टम ड्यूटी को, ओएमसी की मार्जिन को, डीलर्स मार्जिन और कमीशन को कम कर दें। पीडीएल 80 रुपए अभी लगाया जा रहा है, क्लाइमेट सपोर्ट लिबे 5 रुपए हो गया है, कस्टम ड्यूटी 17 रुपए 28 पैसे, ओएमसी का मार्जिन जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 6.95 है, और डीलर का कमीशन 8.64 था। सही। इस तरह से इसकी ये कंपोजिशन बनती है। ये टोटल अमाउंट सब मिला के 117 रुपए बन जाता है। यानी 327 में 117 जो है आपकी ये चार्जेस और लीवेज हैं, तो 210 रुपए आपकी वैल्यू है जो प्रोडक्ट की कीमत है और फ्रेट है। तो एक ये बहुत ज्यादा है। ये कोई इसमें लॉजिक भी नहीं है, कोई इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब एक और नया मसला हो गया जी। जो डीलर्स नेगोशिएशन कल मीटिंग करने गए थे। इनकी 2 एसोसिएशन है, एक है पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और एक है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। जी। वो अलग अलग है, ये लाइसेंस लेके और अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। इन्होंने कल ये कहा कि जी हमारा डीलर का जो मार्जिन है वो कम नहीं कर रहा है, आप हमें 2.6% दे रहे हैं जो लास्ट टाइम रिव्यू हुआ था, जिससे 8 रुपए 64 पैसे हमारा डीलर कमीशन बनता है। अब हमारा मुतालबा है कि इसको आप 8% कर दें डीलर कमीशन, 2.6 से 8%, जो बन जाएगा 26 रुपए 17 पैसे। यानी वो 17 रुपए 53 पैसे फी लीटर आपका पेट्रोल जो है मजीद एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मौके से तो हर एक फायदा उठाता है ना। अब ये डीलर्स का कमीशन ऑयल मार्केटिंग से भी ज्यादा होने लगा, और 8% से वो चार्ज कभी किसी रीजन में ये इतना हाई परसेंटेज नहीं चाहते, सही। और उससे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ ये हुकूमत को चाहिए ये आवाम को ना मारे, सबको खुश करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाते जाए, और उसके बाद ये जाएगा कहाँ से? ये आवाम की जेब से जाएगा। जाहिर। फिर आप तो मिर्जा बोलेंगे साहब, कि ये कल हमारे जो पास तो नहीं आ पेट्रोलियम रहा है। मिनिस्टर ने कल जो 2 हफ्ते का टाइम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मसाइल हल करने के लिए, तो जाहिर है वो मसला तो यही हल होगा ना कि 8% नहीं तो वो 7% या 7.5% पर बात बन जाएगी और फिर वो आवाम की कि जेब से उन्हें भी निकलना है। पता है कि 8 मांगो तो 7 6 के ऊपर से सेटल हो जाएगा, लेकिन ये एक आम आदमी को अफोर्डेबल ही नहीं बनता है ना। आप उनसे ये कह रहे हैं 26 रुपए 17 पैसे आप डीलर कमीशन मांग रहे हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है। उससे 17 रुपए 53 पैसे इजाफा हो जाएगा। ये 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 देखें। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपने इस पे एक रेवेन्यू जनरेटिंग जरिया सोर्स बना लिया है। पिछले साल जो हमें मिला था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के मद में 1498 अरब रुपए, इस बार इन्होंने टारगेट दिया है +12%, 1677 बिलियन। ये टारगेट तय हो रहा है इसके। सही। अच्छा मिर्जा साहब, ये लेवी पर भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन ये डीलर्स के प्रॉफिट से मुतालिक बात एक सवाल मेरा और ले लें। ये अब कल पेट्रोल की कीमत बढ़ी 6 रुपये, परसों बढ़ी थी कोई 4.5 रुपये, 18 जुलाई को बढ़ी थी कोई 4.5-5 रुपये। तो ये उनके पास तो पुराना स्टॉक था, हज़ारों लीटर उनके पास पेट्रोल होता है, तो हुकूमत तो पहले उनके लिए मौका फराम कर रही है इजाफी रेवेन्यू और इजाफी प्रॉफिट कमाने का, फिर ये इजाफी मार्जिन क्यों मांग रहे हैं? ये तो कीमत बढ़ने की सूरत में तो इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है अरबों रुपए का। वो ये कहते हैं बिजली की कीमतें बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ गई। वो भाई ये 15 अप्रैल को जब उन्होंने ये कीमतें बढ़ाई थी, जो एकदम से 50% इंक्रीज था, उसमें इन्वेंट्री इनके पास थी। एक 15 मिनट के बाद वो इन्वेंट्री इन्होंने जो है
₹56 के प्रॉफिट से बेची है। तो आप ये देखिए ना कि ये मैनिपुलेशन है और इन्वेंट्री को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 15 अप्रैल को जब इन्वेंट्री आपके पास थी, आपने हेफ्टी कीमत जो बढ़ाई थी 50% तकरीबन, तो वो 50% बढ़ा के आपकी कीमत ₹412 हो गई थी। आपने ये कीमत जो बढ़ाई है ये उसी इन्वेंट्री की है जो आपके पास 15 मिनट पहले पड़ी थी। तो नई इन्वेंट्री थोड़ी आई है, कोई नया पेट्रोल थोड़ी खरीदा गया है, कोई ट्रांजिट में तो नहीं आया है कोई। ये बातें, अगर आपकी नियति सही नहीं है, हर जगह से आप गरीब अवाम को बहला के फुसला के मार रहे हैं, तो अवाम जो है फिर एक हद होती है, उसके बाद उन्होंने निकलना है। अब इन्होंने भी वो दे दिया है धमकी कि वो हड़ताल पे जाना चाहते हैं, आज कुछ बंद भी है। तो भाई तुम किस बात पे जा रहे हो? हम तो लोगों को जाना चाहिए सड़कों पे आके कि उनकी कीमतें जो है इतनी बढ़ गई हैं। सही। तो अब मिर्ज़ा, अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? अब इन हालात का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? ज़ाहिर है इंटरनेशनली तो कीमत बढ़ रही है, हुकूमत टैक्सेस कम नहीं कर रही, मैं कंपनीज भी इस दबाव डाल बात रही हैं, को हुकूमत अब क्या बिल्कुल करे? मुखालिफ नहीं हूँ कि आप इंटरनेशनली अगर बढ़ता है तो आपकी लोकल कीमत भी बढ़े। मैं बिल्कुल कायल हूँ इस बात का, लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि कीमत बढ़ाने के मद में पीडीएल बढ़ा रहे हैं और उसके बाद क्लाइमेट सपोर्ट लीवे कार्बन के जो ₹2.5 से वो भी 5 कर दिया बजट में। ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये तो क्या आपके खर्चे बढ़ गए? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के जो प्रोजेक्ट्स आप बनाने चाह रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बतला दें कहाँ खर्च हो रहा है। मैं बतलाता हूँ कहाँ खर्च हो रहा है। जहाँ शॉर्टफॉल है, जहाँ डेफिसिट है, जहाँ एफबीआर का टारगेट नहीं हुए, वहां में इस साल एफबीआर के टारगेट 800 अरब रुपए शॉर्ट था, तो उन्होंने 1500 अरब रुपए में से 800 अरब रुपए जो है वो एफबीआर का टारगेट पूरा कर दिया। तो ये लीवे अगर हुकूमत के डेफिसिट और दावे और टारगेट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं गरीब आवाम की जेब से, तो ये नाहक है, नाजायज है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और इसके ऊपर अगर स्टैंड लिया जा रहा है तो सही लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की मईशत में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का तवाज़ुन हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है और मौजूदा चैलेंजिंग दौर में तो ये मजीद भी बढ़ चुका है। फिस्कल ईयर 2025-26 के जो ताज़ा फिगर सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, तो दूसरी तरफ चाइना वो मुल्क है जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। फिस्कल ईयर 2025-26 में पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का 20% अमेरिका गया है, यानी हर $5 में से $1 अमेरिका से आया है। अब चीन दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट रहा, मगर इसका हिस्सा सिर्फ 9% था। बरतानिया और यूएई में 7% जबकि जर्मनी और स्पेन 5% हिस्सा रखते हैं। फिर नेदरलैंड 4% और इटली और बांग्लादेश में भी 2% जबकि सऊदी अरब का हिस्सा भी ऑलमोस्ट 2% के करीब है। फिर बाकी जो 33% एक्सपोर्ट्स है वो दीगर ममालिक को की जाती है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मंडी अगरचे वसी तो है लेकिन चंद बड़ी मार्केट्स पर इन्हिसार अब भी नुमायां है। इसको मजीद डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत है। अब इस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ $2 अरब 86 करोड़ का ट्रेड सरप्लस हासिल किया है, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचा है और कम खरीदा है। बरतानिया के साथ $1 अरब 42 करोड़, स्पेन के साथ $1 अरब 35 करोड़ का सरप्लस रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा तशवीशनाक है। चीन के साथ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर अब $16 अरब 85 करोड़ तक पहुंच गया है, जो किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। फिर यूएई के साथ भी हम ट्रेड डेफिसिट रखते हैं, $6 अरब 25 करोड़ यहाँ का फिगर है। सऊदी अरब के साथ हम $3 अरब 36 करोड़ के डेफिसिट में, कतर के साथ $3 अरब 27 करोड़ के डेफिसिट में, सिंगापुर के साथ भी तकरीबन $2.25 अरब का डेफिसिट है। यूँ ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $32 अरब के करीब है। अब ये खसारा आखिर इतना ज़्यादा मुस्तकिल क्यों बढ़ रहा है? जाहिर है वजह यह है कि पाकिस्तान चाइना से बड़ी मकदार में मशीनरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल और फिर दीगर भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करता है। इसी तरह गल्फ ममालिक के साथ भी
तेल के साथ गैस और एनर्जी से मुतालिक प्रोडक्ट्स खरीदी जाती हैं, लेकिन बदले में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अब भी ज़्यादातर टेक्सटाइल बेस्ड ही हैं, जिसमें गारमेंट्स के साथ लेदर है, होजरी है, उसके साथ बेडिंग मसनूआत हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स ये भी बताते हैं कि फिस्कल ईयर के दौरान चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट मुसलसल बढ़ता रहा है। पहले क्वार्टर में तकरीबन 4 अरब 3 करोड़ डॉलर था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 16 अरब से 17 अरब डॉलर के दरमियान पहुंचा है। अब इसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है चाइना में इंपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा और एक्सपोर्ट्स की सुस्त रफ्तार रही है। अब कमज़ोरी कहाँ पर है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ज़ाहिर है मौजूदा हालात तो बहुत ही चैलेंजिंग हैं, लेकिन जब हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अभी के लिए क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाइस डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सिर्फ एक मुल्क के साथ 17 अरब डॉलर का डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स हमारी इस दौरान नहीं बढ़ी, इस साल में इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जंग तो 4-5 महीनों का ही मामला है, लेकिन इससे पहले भी हालात कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चाइना जो है वो हमसे हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उस ट्रेडिंग पार्टनर में सबसे बड़ा अपर हैंड भी उसके पास है। और चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हैं और सबसे बड़ी इंपोर्ट की वजह भी यही है कि हर किस्म का रॉ मटेरियल जो है वो हम चाइना से दरामद करते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चाइना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हार्डली कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल माल जो है हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और ये टोटली हम डिपेंडेंट हैं चाइना की मार्केट पर हमारी रॉ मटेरियल्स के लिए। दूसरे ममालिक में जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंस नज़र आता है, उसकी वजह उनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है। लेकिन चाइना में एक एक्सेप्शन है और चाइना में हर किस्म का माल जो है वो हर किस्म के रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है, जिसमें हमारे इम्पोर्टर्स हज़रात, हमारे सारे जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं वो चाइना का रुख करते हैं और सस्ता माल लाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि चाइना से इंपोर्ट बढ़ी है, चाइना से इंपोर्ट कन्वीनियंट भी है और माल भी निस्बतन जल्दी आ जाता है। तो चाइना एक अहम ट्रेडिंग पार्टनर की हैसियत से भी है और चाइना की वजह से पाकिस्तान की मैशत पर एक बोझ भी बहुत बड़ा पड़ता है कि सारी हमारी जो इंपोर्ट है उसका जो डेफिसिट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना की इंपोर्ट्स की वजह से हो जाता है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसकी भी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर है और उसके बगैर जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं है कि इस किस्म का माल किसी और मुल्क से या किसी और ममालिक से हम दरामद कर सकें। सही। तो अब अहमद साहब, ये अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है अभी तो हालात, रूट सब कुछ ही डिस्टर्ब है और इन हालात का भी एक चैलेंज पाकिस्तान के ऊपर भी है, पूरी दुनिया के ऊपर भी है। तो अब जब ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे, अगर ये जंग रुकती है तो ये अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जो हमें बढ़ाने थे, 5 साल हमारा प्लान था, पहले साल 1.5 साल तो हम नहीं उसमें अमल दरामद कर सके। अब ये जंग के बाद के हालात क्या हमें इतनी गुंजाइश फराहम कर सकेंगे कि दोबारा हम रिकवर हो सकें जल्दी? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स के ना बढ़ने की वजह है और ख़ासतौर पर टेक्सटाइल्स की जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह हमारा रॉ मटेरियल है जो महंगा से महंगा तर होता जा रहा है और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है जिसमें गैस, बिजली और पानी के चार्जेस हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के साथ कि जहां बिजली, गैस और पानी इतना महंगा हो और हमें ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो मैं समझता हूं कि शायद हम इसमें कभी कामयाब ना हो कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो बदतदरीज बढ़ जाए। इन हालात में भी हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अगर एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, एटलीस्ट पिछला लेवल मैनेज कर जाते हैं, मेंटेन कर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी काविश है कि इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के बावजूद भी और गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ जो एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज होनी चाहिए वो ना होने के बावजूद भी जो है वो हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें अब गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या और एक्सपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन कर दें। तो अहमद साहब, इसी सूरत हाल को अगर हम कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज से भी, चूँकि 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इसने, बहुत इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आई है, तो ये वही सारी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक में जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, जो इंपोर्ट करती हैं, जो बिज़नेस करती हैं, तो वहाँ पर शेयर्स भी बहुत बिक रहे हैं, पैसा भी बहुत आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, नए अकाउंट्स भी खुल रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी फिर भी नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये क्यों, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? देखिए, इस पूरे सिनारियों में जहाँ अगर हम KSE 100 इंडेक्स देख लें और उसमें हम चेक कर लें कि कौन सी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, तो हमें बहुत कम कंपनियां नजर आएंगी, हार्डली 10-15% नजर आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लोकल मार्केट जो है वो बहुत ग्रो कर गई है और सिर्फ
हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को अगर अलग कर दें, तो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बैंकिंग है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, आईटी है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, सिवाय एक आध कंपनी के या मैक्सिमम 2-3 कंपनियों के, बाकी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में कदरे बेहतर परफॉर्म किया है। और ये इंडिकेट करता है कि हमारी लोकल मार्केट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर गई है और उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। उस कंज्यूमर मार्केट को जो है कि एक एपेटाइट है, और उस एपेटाइट को पूरा करने के लिए ज़ाहिर कंपनियां जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। उनको ये पता है कि क्या उनकी टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए और किस तरह जो है वो सूरत हाल में अपने आप को जो है वो जिंदा भी रखना है, बरकरार रखना है और उसको ग्रो भी करना है। सही। तो अहमद साहब, ये ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का भी ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त रहा है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन ये इस जंग से बड़ी मुतासिर हुई, अपने बहुत ज़्यादा लो पर भी गई, 150 से भी नीचे गई। फिर डे बाय डे ट्रेडिंग हम देख रहे हैं तो आज भी ये कोई 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई, 1.5% की ये कमी हुई है। तो ये बहुत मुतासिर हो रही है इस जंग से। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ भी लोकल मार्केट में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, या ये एक रूटीन का ट्रेंड है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइसिंग जो है वो बड़ी सेंसिटिव मार्केट है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट पाकिस्तान में अगर कोई है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। आज जंग जो हो रही है वो ईरान और अमेरिका की हो रही है और उसके डायरेक्टली असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर आ रहे हैं। ज़ाहिर है सबसे बड़ा असर तो जो है वो तेल की सप्लाई और दूसरे रॉ मटेरियल की सप्लाई है, जिसकी वजह से जो है वो हम एक फेयर देख रहे हैं कि कल सुबह अगर खुदा न खास्ता तेल मजीद महंगा हो गया, कल सुबह जो है वो हमारी सप्लाईज मुतासर हुई, तो इन कंपनियों की वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जो है, तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त शाय होते जा रहे हैं। लेकिन फिर ये एक अपॉर्चुनिटी आ रही है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने इस बैंड वैगन को मिस कर दिया था और ये समझते हैं कि इन लो प्राइसेस पर अपनी एंट्री करें, जिसकी वजह से आप देखें कि मार्केट के वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो रहे हैं और मार्केट जो है वो थोड़ी सी अगर एक ये खबर आ जाए कि जी जंग जो है वो बंद हो रही है और सूरत हाल जो है वो दुनिया की या खित्ते की बेहतर हो रही है, तो मार्केट बेहतर परफॉर्म करने लग जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया में कशीदगी बढ़ी तो इन्वेस्टर्स फिर ऐसा लग रहा है कि सोने की तरफ वापस आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने तेल की कीमतों में इजाफा किया और इसके साथ साथ अमरीकी फेडरल रिजर्व की सख्त पॉलिसीज़ ने आलमी गोल्ड मार्केट में भी खासी हद तक 2-4 रोज़ में एक नई हलचल मचाई है। आलमी मार्केट में स्पॉट गोल्ड तकरीबन अब $4100 फी ऑन्स के आसपास मौजूद है, जो 2 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह हम देख रहे हैं। 2 हफ्तों में बहुत नीचे ये सतह जा चुकी थी। अमरीका की गोल्ड फ्यूचर्स भी इस वक्त 4100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और गुज़िश्ता हफ्ते की कमी के बाद इन्वेस्टर्स ने कम कीमत पर दोबारा खरीदारी शुरू की, जिससे सोने को एक नई सपोर्ट मिली है। अब दूसरी जानिब हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देखते हैं, जो कि अब लम्हा बलम्हा मजीद पेचीदा होती जा रही है। तो ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार है, जबकि बहरे अमर में हौसियों की धमकियों के बाद सऊदी खाम तेल बरदार जहाज़ों का रास्ता भी उनको बदलना पड़ा है। अब इस पेशरफ ने आलमी तेल सप्लाई पर खदशात भी मजीद बढ़ा दिए हैं। तेल के महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है और ये वजह है कि अब इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि अमरीकी फेडरल रिजर्व शायद इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा अरसे तक ऊपर रखेगा या दूसरी सूरत में ज़रूरत पड़ने पर मजीद इजाफा भी कर सकता है। अब आम हालात में हाई इंटरेस्ट रेट सोने के लिए खासे नेगेटिव समझे जाते हैं, क्योंकि सोना कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट तो देता नहीं है। लेकिन जब दुनिया में जंग के साथ महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो और जब इसमें इजाफा होता है तो फिर इन्वेस्टर्स कैपिटल सेफ रखने के लिए सोने का रुख भी करते हैं और इसलिए इस वक्त सोना एक महफूज इन्वेस्टमेंट और महंगाई से बचाव का जरिया भी समझा जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसने बढ़ना ही होता है। अब सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि जो दीगर मेटल्स हैं, यानी सिल्वर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनकी कीमतों में भी हमने माजी की निस्बत कुछ इजाफा देखा है, जिससे वाज़ेह लग रहा है कि इन्वेस्टर ओवरऑल मेटल्स में इस वक्त दिलचस्पी खासी ज़्यादा ले रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल ख़ास अहमियत रखती है। अगर आलमी तेल मजीद महंगा होता है तो ज़ाहिर है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, महंगाई में इजाफा होगा और लोकल मार्केट में फिर गोल्ड की कीमतें भी मजीद ऊपर जा सकती हैं, जो हमने इस साल जनवरी में अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाती देखी हैं। अब ऐसे हालात में बहुत से लोग सोने को ही अपनी महफूज बचत का ज़रिया तस्वुर करते हैं और जो फिर ज़ाहिर दीगर मेटल्स हैं उसमें सिल्वर भी हमें देख रहे हैं 10 जुलाई के बाद अपनी हाईएस्ट रेंज पर गया है और अब वो कोई $58-59 के इस वक्त अराउंड है। दीगर मेटल्स की भी कमोबेश यही सूरत हाल है। तो अब इनमें मज़ीद बेहतरी के कितने आसार हैं, इन्वेस्टर का इस वक्त माइंडसेट क्या है, किस जानिब उसका इंटरेस्ट है, इस पर हम बात करेंगे। कमाल अहमद साहब
सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस जंग के कोई ख़ास असरात हमने फौरी तौर पर मुरतब होते नहीं देखे गोल्ड मार्केट पर, सिल्वर मार्केट पर। इंटरनेशनली हमने देखा इस जंग से पहले कीमतें बहुत ऑल टाइम हाई पर गईं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा डिक्लाइन आया। अब फिर मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाते आप देख रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए? जी, थैंक यू वेरी मच अहबाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, जिस तरह से आपने कोरिलेशन बता दिया है बिल्कुल इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन का और गोल्ड जो है वो जिस तरह से गोल्ड ने रिसेंट हाइज अपने पोस्ट करे थे, उस वक्त अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अनसर्टेनिटी जब भी होती है तो हमेशा से ऐसा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है इन्वेस्टर को वो रुकती हुई नज़र आती है, और इन्वेस्टर जो है हमेशा से वो पॉइंट चूज़ करता है जहाँ पर उसको सेफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर उसकी पार्क हो जाए। सिमिलरली वो अपनी जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, उसका कैपिटल जो है वो रिस्की एसेट्स से निकाल कर, लाइक स्टॉक मार्केट्स, लाइक मनी मार्केट्स, इस तरह की मार्केट्स में से जो कि रिस्की होती हैं, वहाँ से निकाल कर पार्क करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड के अंदर। अब गोल्ड के जो बढ़ने के फैक्टर्स से उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी। एक तो आपकी ये स्टार्ट हम देखते हैं कब से, रशिया और यूक्रेन की वॉर से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हमने हाइक होते हुए काफ़ी ज़्यादा देखे थे। एक रिलेंटलेस बुल रन इसके अंदर हमने गोल्ड के अंदर भी स्पेसिफिकली देखा था, सिल्वर के अंदर भी देखा था। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ये जब अब ये यूएस और ईरान की जब वार होगी, तो इसमें ज़्यादा हमने जो देखा है वो ऑयल का फैक्टर हमने देखा है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड नज़र आया है हमें बसूरत दीगर गोल्ड प्राइसेस के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं गोल्ड की होल्डिंग के ऊपर। अगर जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, मतलब कि ऊपर की तरफ हाइक की बातें होंगी, हॉकिश होंगे, तो वो जो है वो इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अनचाम बनाते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो हमेशा से गोल्ड के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी हाईलाइट होती है, लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड के अंदर पार्क करना बेहतर समझते हैं। अब अगर हम देख लें कि अभी आगे की जानिब क्या लग रहा है, तो अभी अगर हम करंट सिनेरियो की एज अ लाइफ अगर हम बात करना चाहें, तो गोल्ड इस वक्त जो है वो अपने जो करंट रेट शो कर रहा है वो 50 का शो कर रहा है, मतलब 4050 के लगभग के एरिया में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और आज सुबह से जो है वो हमने गोल्ड को देखा कि एक थोड़ा सा प्रेशर के अंदर गोल्ड नजर आ रहा है। अब इनकी जो पोलरिटी होती है गोल्ड की और ऑयल की, ये थोड़ी सी इन्वर्स होती है, मतलब सेम डायरेक्शन में यूजुअली इनको ट्रेड करते हुए हम नहीं देखते हैं। और दूसरा फैक्टर जो होता है वो यूएस डॉलर इंडेक्स का होता है, जिसको हम डॉलर बास्केट भी कहते हैं, डिक्सी भी जिसको आम जबान में हम लोग कहते हैं, तो उसके भी होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो हाई बढ़ेगा, मतलब ऊंचा जाएगा उसका रेट, तब हमेशा से जो है वो डॉलर इसका गोल्ड का रेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ आएगा। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है डॉलर इंडेक्स वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन है, और इसके अलावा गोल्ड के प्राइस जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। लेकिन यहाँ पर अगर ये सिनेरियो एंड नहीं होता है, अगर हम बात कर लें गोल्ड के ऑल टाइम हाई की, सो गोल्ड ने जो है वो तकरीबन जनवरी के मंथ के अंदर अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट करा था, और वो था इसका 5597 का, मतलब कि 5600 डॉलर पर आउंस का रेट जो है वो गोल्ड ने दिखा दिया था हमें। ये हम बात कर रहे हैं जनवरी 26 के महीने में, और वहां से अब जो है वो इसका करंट रेट है तकरीबन 4050 के लेवल। तो अच्छा खासा एक डिक्लाइन तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। अगर मैं इस मूव का इस पूरी मूव का रिट्रेस भी निकालूं तो तकरीबन 50% इसने अपना जो है वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया। तो ये जो है वो रिट्रेसमेंट का लेवल एक सपोर्ट का लेवल होता है। यहाँ पर आकर ट्रेडिंग हो सकती है, कुछ बॉटम फिशिंग हो सकती है यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में, और यहाँ से दोबारा से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर जो है वो एक दोबारा से हम हाइक जो है वो प्राइसेस की देख लेंगे। लेकिन अगर ये कमाल साहब, एक सवाल भी मेरे ले लीजिएगा कि जब ये जो आपने ऑल टाइम हाई का भी बताया जनवरी में अपने ऑल टाइम हाई पर गया, उससे 1-2 महीने पहले ये प्रेडिक्शंस की गई थी कि कैलेंडर ईयर 2026 में दिसंबर 2026 तक तो ये $6000 क्रॉस कर जाएगा, और जनवरी के ट्रेंड से लग रहा था कि शायद ये फरवरी या मार्च में ये क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फिर ये जंग शुरू हुई और अब ये ऑलमोस्ट 4100 के अराउंड मौजूद है। तो वो जेपी मॉर्गन और बड़े बड़े एनालिस्ट जो थे उनकी प्रेडिक्शन अभी भी वो अपनी जगह पर उसी तरह कायम व दायम है। अगले 4-5 महीनों में गेम चेंज हो सकता है, या फिर अब जो ट्रेंड नज़र आ रहा है तो वो वहाँ तक अब मीट करना मुमकिन नहीं होगा? देखें, जो प्रेडिक्शंस थी ना ऑलमोस्ट $6000 पर आउंस की
बाय दिसंबर 2025 की थी। सो ऑलमोस्ट जनवरी के 2026 के अंदर इसने जो है वो तकरीबन अपना, जैसे मैंने कहा, 5600 का एरिया जो है वो इसने दिखा दिया था। गोल्ड ने अब फकत इसके पास बचे थे $400, जो कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन प्रोडिक्शन का 80 to 85% कंप्लीट कर गया था ये 2025 के अंदर, और वहाँ से जो है वो इसके अंदर पे डिक्लाइन आ गया। यूजुअली होता ये है कि जब किसी भी चीज़ का किसी भी कमोडिटी का, किसी भी इक्विटी का, एसेट का जो है वो कोई टारगेट मीट करा जाता है, तो उस टारगेट के आने से पहले यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग को फोकस करना शुरू कर देते हैं वक्त से पहले। तो इसी तरह से गोल्ड के अंदर भी सिमिलरली यही हुआ था। गोल्ड के चलने की वजह सेंट्रल बैंक्स की बाइंग थी, जो कि बाइंग हो रही थी और गोल्ड को पुश मिल रहा था बहुत आगे की तरफ जाने के लिए। अब सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो थी वो स्टिल है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है, लेकिन उसके लिए जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। मींस कि अब जैसे डिक्लाइनिंग वाला फेज है, अब यहाँ पर आकर जो है कुछ चर्निंग हो सकती है, यहाँ पर भी बाइंग होगी कुछ। और जो आप बात कर रहे हैं कि जी 2026 के अंदर ये $6000 पर आउंस का जो है वो टारगेट मीट होता हुआ नजर आता है या कि नहीं आता। सो देखिए, इसके अंदर जो है वो अगेन वही वाली बात है कि ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी यूएस के इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, प्लस उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, और साथ में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ये कितनी हद तक जो है वो कि क्या शक्ल इख्तियार कर लेती है, ये सारा डिपेंडेंट इसके ऊपर होगा। करंट सिनेरियो के अंदर तो लग ये रहा है कि 2026 के अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा हाईलाइट्स के अंदर रहेगा बनिस्बत गोल्ड के। अच्छा, तो कौन सा ये मासेस लेवल पर अगर हम बात करें, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी एक कल्चर है कि जिस चीज़ के पैसे बढ़ने होते हैं या जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है वहाँ हर एक बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने लगता है। तो गोल्ड और सिल्वर में भी ऐसे ही हुआ 5-6 महीने पहले कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, फिर अब वो इस वक्त लॉस में, कि जिसने 5 लाख या 5.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो वो अभी इसको होल्ड करके रखें या आगे की मज़ीद प्रेडिक्शंस का या मार्केट का वो इंतज़ार करें। अब एक आम जो सरमायाकार है, जो ट्रेड करना चाहता है, जो इन्वेस्ट छोटे पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या सजेशन होगी कि वो उसको अब क्या करना चाहिए? देखें, इस बात का जवाब जो है वो हमारे पहले बात जब हमने आगाज़ करी थी उससे ही मिलता है कि गोल्ड जो है वो एज अ सेफ हेवन के तौर पर कंसीडर जाता है। अगर आप इसका गोल्ड का चार्ट उठाकर जब से भी अवेलेबल हो, जितना पुराना भी चार्ट हो, उसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये हमेशा से एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर ही आपको नजर आएगा, राइट। तो इससे ये इंडिकेशन आपको मिलती है कि ओवर द टाइम ये इन्फ्लेशन को तो हैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित होता हुआ नजर आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो अगर फ्यूचर्स के अंदर है तो उसको यकीनन जो है वो स्टॉप लॉसेस लेकर अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहिए, और अगर किसी ने फिजिकल बाइंग करी हुई है तो वो जो है वो होल्ड कर सकता है, उसको इन्फ्लेशन का हैज मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो यकीनन दरकार होगा। अब वजह हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूएस डॉलर सॉरी गोल्ड का जो रेट है वो किन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट रहता है। यूएस डॉलर का जो रेट है वो, और प्लस जो इंटरनेशनल गोल्ड का रेट है वो, ये दो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी रहती है और साथ में जो है वो गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइजेस भी जो है वो अपवर्ड जाते हैं, तो आपको लोकल गोल्ड के प्राइजेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी इंटरनेशनली जो है वो गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो रही है, तो उस सूरत के अंदर आपको जो है वो गोल्ड के प्राइजेस का खासा इम्पैक्ट अपनी लोकल मार्केट के ऊपर आता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज वो दूसरा वाला वेरिएबल जो है वो उसको हिट कर रहा होगा। तो कमाल साहब, ये आखिर में ज़रा सिल्वर भी गोल्ड की ही प्रोपोर्शन से बढ़ती या कम होती है या उसके कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं? चूँकि वो भी हमने एक मौके पर जनवरी में ही ऑल टाइम हाई पर जाते देखी, रेट उसके 11-12 हज़ार थे, बिक रही थी वो 22-23 हज़ार में, और अवेलेबल भी नहीं थी, लोग 25-25 दिन बाद की बुकिंग ले रहे थे, फिजिकली उनको नहीं मिल रही थी, पैसे उनके जा रहे थे। तो ये अब हम देख रहे हैं कि वो कोई 6-6.5 हज़ार रुपये के अराउंड पाकिस्तान में, इंटरनेशनली वो $58-59 पे। तो ये भी गोल्ड के ही साथ साथ चलती है या थोड़े से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें? देखिए, इसके फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक वो इफोरिया क्रिएट हो गया था कि लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर ली थी, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा कि ईरानी करेंसी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डेस्परेट हो रहे थे, इसकी परचेजिंग और सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। बिल्कुल इसी तरह से सिल्वर का है, लेकिन सिल्वर का जो है ना वो इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज़्यादा था, और इनफैक्ट है सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज। जिस टाइम पर सिल्वर ने हाइक करा और जिस टाइम इसने अपना ऑल टाइम हाई भी अभी जो है वो मीट करा था यही जनवरी के महीने में ही, सो उस वक्त इसका रेट था $121।
सिल्वर का। सही। अब इसका करंट रेट जो आ रहा है वो इसका अगर मैं लाइव की बात करूं तो वो इस वक्त आ रहा है 57 के अराउंड में। तो अब वहां से देख लें कहाँ 121 और कहाँ 57, तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 50% से भी ज्यादा की इसने रिट्रेसमेंट जो है वो कर दी है। लेकिन इंडस्ट्रियल यूजेज अपनी जगह पर है, क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल जो है वो आपके सोलर के अंदर भी हो रहा है और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी हो रहा है। सो कंजम्पशन तो इसकी बहुत ज़्यादा है सिल्वर की। और इसके अंदर फिलहाल जो एक बबल बन गया था, उस बबल का बर्स्ट होना ज़रूरी था। वो बबल बर्स्ट हुआ है तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो कम डाउन हुए। आई थिंक ये भी सपोर्टिव एरिया पे है, अगर कोई बैंक करना चाहता है तो इन रेट्स के पास वो सिल्वर के अंदर अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट या अपॉर्चुनिटी को फाइंड जो है वो कर सकता है। आई थिंक इसके लिए सिल्वर के लिए 55 वाला और 56 वाला रीजन जो है 56 और 55 डॉलर सिल्वर का जो है वो रेट मुनासिब रेट है और ये अच्छा सपोर्ट का रेट है। यहाँ से इसके अंदर एक हाइप आ सकती है और प्राइसेस अप्रिशिएट हो सकते हैं सिल्वर के, जो कि इसको तकरीबन $65 पर आउंस $65 ट्राई आउंस तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल अहमद साहब, सीनियर टेक्निकल डी सिक्योरिटीज़ से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।